9-10 महीने पहले एक लार्ज ग्लोबल नेटवर्क ने हमारे ऊपर एक स्टोरी करी और वो स्टोरी थी कि क्या हापा फूड्स बेबी फूड इंडस्ट्री में इस बड़ी कंपनी से टक्कर दे सकता है। तो उस स्टोरी के बाद मेरे ऊपर के टॉप 10 मैनेजर्स ने जॉब छोड़ी। बाद में मुझे पता चला सबने हमारे कंपटीशन को ज्वाइन कर लिया। फिर हमें लगा कि ये सब कुछ हो रहा है पैसे के कारण, सो हम फंड रेज करते हैं। वो डिसीजन ने ऑलमोस्ट 1 साल हमारा खाया, बट लास्ट में कुछ क्लॉज ऐसे थे जो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्लॉज क्या था कि आपकी वाइफ आज मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। मेरा पहला सवाल है, आप में से कितने लोगों को याद है कि आपने पहला खाना क्या खाया था? बहुत मुश्किल है सवाल ये, है ना? चलिए, आप में से कुछ लोग जो पेरेंट्स हैं, कितने लोगों को याद है आपने अपने बच्चे को पहला खाना क्या खिलाया था? मेरा मानना है कि 100 में से 99 लोगों को ये मालूम होगा, क्योंकि वो बच्चों को जो पहला खाना खिलाते हैं ना, वो बहुत ही स्पेशल होता है। उस खाने के साथ में होप जुड़ी हुई होती है, उस खाने के साथ में फ़ियर होता है, उस खाने के साथ में आपके एस्पिरेशंस लगे होते हैं। ये खाना अच्छा है, हमारा बच्चा होलसम ईटर बनेगा कि नहीं, वो खाना सेफ़ है, उस खाने में और बेहतर क्या कर सकते, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। अगर आप हमारा बेबी फूड का हिस्ट्री देखेंगे ना, तो पिछले 60 साल में हमने अपने कुत्ते-बिल्लियों के लिए अच्छा खाना बना लिया। आपने या आपके पेरेंट्स ने जो बेबी फूड खाया होगा, वही बेबी फूड आपको खिलाया गया है। और अगर आप मॉडर्न डे पेरेंट्स हैं, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि जो बेबी फूड आपने खाया था, वही बेबी फूड आप अपने बच्चे को खिला रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम पंकज प्रकाश शर्मा है। मैं हापा फूड्स का फाउंडर हूँ। हापा फूड्स जो मैंने 6 साल पहले शुरू किया था, एक प्रोडक्ट के साथ में, आज 26 प्रोडक्ट के साथ हम 9 कंट्रीज़ में हापा को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो हापा फूड्स की शुरुआत मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से हुआ है। जब तक मैं पेरेंट नहीं था, तो मैं देखा करता था नॉर्मली कि इंडियन पेरेंट्स विथ बेबी, आप उनको देख के समझ सकते हो कि ये बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। यू विल सी कि उनके हैसल लुक होते हैं, वो अपने साथ में एक थैला कैरी करते हैं, जिसमें गर्म पानी, ठंडा पानी, कटोरी, चम्मच, हज़ार चीज़ें होती हैं। और आपके जैसे ही अगर आपके फैमिली से हैं, जैसे ही आपके घर में आएँगे, उनका पहला डिमांड होता है, तुम्हारा किचन कहाँ है? ताकि बेबी का एक फीडिंग प्लेटफ़ॉर्म सेटअप किया जा सके। और वो एक इंसान की ज़िम्मेदारी होती है। वही जब मैं ट्रैवल करता था, जब मैं देखता था फॉरेनर्स को, वो छोटे-छोटे बच्चों को लेके आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था आखिर ये चेंज इन बिहेवियर क्यों है? लेकिन जब मैं खुद एक फादर बना, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारी बेबी फूड इंडस्ट्री अभी भी 60 साल पहले अटकी पड़ी है। आज भी ये इंडस्ट्री में एक भी नया इनोवेशन पिछले 50-60 सालों में नहीं हुआ है। और जब मैं खुद बाप बना, तो मैंने और मेरी वाइफ ने डिसाइड किया, हम अपने बेबी को ये नहीं खिलाएँगे। और उस हिसाब से हमने मार्केट को देखना शुरू किया, एनालाइज़ करना शुरू किया। देन वी रियलाइज़ कि इंडियन मार्केट में एक भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, जो हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हो। और अगर मार्केट में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो किसी ने तो कुछ करना था। सो वो किसी ने मैं खुद बन गया और एक नए कैटेगरी, एक नए प्रोडक्ट, एक नया प्रोडक्ट रेंज बनाने का ज़िम्मा मैंने अपने सिर पे लिया और यहाँ से शुरुआत हुई हापा फूड्स की। ये रातों-रात का फैसला नहीं था। इसके पहले मैंने कॉर्पोरेट करियर, एक स्टेबल लाइफ जी थी। अ, मैं ओला में मार्केटिंग हेड कर चुका था। मैंने एक स्टार्टअप में एक को-फाउंडर के साथ फंडेड कंपनी के साथ काम किया था। चीज़ें स्टेबल थी ज़िंदगी में। बट वो सब छोड़ के ज़ीरो से शुरू करना, वो भी जहाँ पे आपको कुछ पता नहीं है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। वो स्ट्रेसफुल भी था बिकॉज़ उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं था मुझे, नॉलेज नहीं थी मुझे इसमें। फिर एक दिन मैंने, मेरी वाइफ ने बैठे थे, हमने डिसाइड किया कि अगर हम परेशान हैं कि हमारे बच्चे को कुछ अच्छा खाना नहीं मिल रहा, तो हमारे जैसे लाखों पेरेंट्स होंगे जो परेशान होंगे। सो मैंने जो स्टार्टअप के साथ में मैं काम करता था, मैंने वहाँ से छोड़ दिया और बेबी फूड हापा हमने चालू किया। अभी हापा कंपनी फ़ॉर्म करना तो सबसे आसान सा काम होता है, कोई भी कर सकता है। बट वो जो प्रोडक्ट बनाने का प्रोसेस है, स्पेशली जब आपको कुछ आइडिया नहीं है, सो हमने एक पूरी टीम जमा करी, फूड साइंटिस्ट, पीडियाट्रिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, पैकेजिंग एक्सपर्ट्स, और सबने बैठ कर के काम करना चालू किया। बट इंडिया में जो कि ये प्रोडक्ट बनता ही नहीं था, तो किसी को कोई आइडिया नहीं था प्रोडक्ट कैसे बनता है।
सो हमने पता किया कि अमेरिका में एक कंपनी है जो ऐसा खाना बनाती है। तो पहले हमने उनसे पूछा कि आप हमें एक्सपोर्ट कीजिए, हम उसको मार्केट करेंगे। उन्होंने मना कर दिया। तो इंडिया में जो हमारे बाकी जो मेरी टीम में एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने कहा कि अगर हमें थोड़ा आइडिया मिले कि ये प्रोडक्ट का प्रोसेस क्या है, तो हम आगे इसको डेवलप कर सकते हैं। फिर हमने अमेरिका को उस कंपनी के एक पैकेजिंग सप्लायर से बात करी। उसको कहा कि हम इंडिया में आपसे पैकेजिंग खरीदना चाहते हैं, बट आपको बताना होगा इस पैकेजिंग का प्रोसेस क्या है। वो कंपनी तैयार हो गई और वहाँ से हमें एक गाइड मिला, जिसने कहा कि ये प्रोसेस है, आगे आपकी आर-एन-डी है, बट यहाँ से ये शुरुआत है। और वहाँ से हमने शुरू किया प्रोडक्ट पे आर-एन-डी करना। 1.5 से पौने 2 साल तक हमने आर-एन-डी ही किया प्रोडक्ट पे, और उसके बाद पता चला कि ये तो फेल हो गया। वापस से इकट्ठे हो जाओ, वापस से सारा प्रोसेस दोहराओ, फिर से 3 से 4 महीने तक वेट करो। बट इवेंचुअली हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, जो हमारा ओनली एप्पल था। ये प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल सा प्रोडक्ट था। एक ही इंग्रेडिएंट था जो ऑर्गेनिक एप्पल था। कोई एडिटिव नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कोई सॉल्ट नहीं, कोई शुगर नहीं, कुछ भी नहीं। प्रोडक्ट तो बना ली हमने। दूसरा चैलेंज था, इसको बेचेंगे कैसे? हमारे जैसी कंपनी जिसके बारे में कोई नहीं जानता, उस पे कोई भी पेरेंट्स भरोसा क्यों करेगा? फिर मैंने अपने आप को उस पेरेंट्स की जगह पे रखा कि अगर मैं किसी अननोन ब्रांड पे, जिसका कोई पास्ट नहीं है, जिसके बारे में कुछ नहीं जानता, उस पे कैसे भरोसा करेंगे? और वो भी उस क्लेम के साथ कि इसका ये प्रोडक्ट 9 महीने तक सही रह सकता है, बिना प्रिजर्वेटिव के, बिना एडिटिव के। हमारे पास लैब रिपोर्ट थे, सारे टेस्ट वैलिडेटेड थे। उन सब के बावजूद हमने उसको 1 महीने का शेल्फ लाइफ बोल के लॉन्च किया, इन द होप कि पेरेंट्स को 1 महीने बिना प्रिजर्वेटिव के प्रोडक्ट चल सकता है। और वहाँ से 1 महीने की शेल्फ लाइफ से हमने हाप्पा एप्पल प्योरी लॉन्च किया। बट दूसरा चैलेंज था, मार्केट में सेरेलैक जैसे ब्रांड थे, जो पिछले 100 सालों से चले आ रहे हैं। इतना बड़ा नेटवर्क है, हर जगह पे अवेलेबिलिटी है, उनसे कैसे कम्पीट किया जाए? चूँकि मैं मार्केटिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मेरे दोस्तों ने पूछना शुरू किया, हाउ विल यू कम्पीट विद द लाइक्स ऑफ नेस्ले? हमने कहा हम उनसे कम्पीट ही नहीं करेंगे। हम जब रिटेलर्स के पास जाते थे, तो रिटेलर्स हमारे प्रोडक्ट को रखने से मना करते थे। अ, उनके 2 ही सवाल होते थे, ना तो कोई आपका प्रोडक्ट जानता है, ना कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट माँगता है। तो ना कोई मुझे जानता है, ना कोई मेरे को मेरा प्रोडक्ट माँगता है, तो प्रोडक्ट की प्लेसमेंट कैसे हो? हम कुछ मॉडर्न ट्रेड वाले चेन्स के पास गए, और कुछ चेन्स ने कहा कि हम आपका प्रोडक्ट तो रखेंगे, बट आप अपनी कंपनी में हमें शेयर दोगे तो ही रखेंगे। ये और भी परेशानी। कितने लोगों को हम शेयर देंगे कंपनी में? शेयर की एक लिमिटेशन है। फिर हमने डिसाइड किया कि हम ऑनलाइन जाएँगे, अपने कस्टमर्स को एडुकेट करेंगे, धीरे-धीरे बिल्ड करेंगे, और हमने इससे ऑनलाइन लॉन्च किया। ऑनलाइन में बहुत सारे पेरेंट्स थे जिन्होंने हमारी तरह अपने स्ट्रगल्स देखे थे, बेबी फूड को लेके। वो सारे पेरेंट्स अच्छा अल्टरनेटिव ढूँढ रहे थे। कुछ लोगों ने हमें ढूँढ निकाला, और एक बार जब उन्होंने प्रोडक्ट ट्राई किया, तो उनको प्रोडक्ट अच्छे लगे। उन्होंने अपने नेटवर्क में बताया, मदर्स ने अपने सर्कल्स में बताना शुरू किया, और फिर वर्ड ऑफ माउथ हमारा स्केल होना चालू हुआ। और धीरे-धीरे 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट में आया, 2 से 10 प्रोडक्ट आए, 10 से 20 प्रोडक्ट आए, और आज हम तकरीबन 25 से 26 प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट को इंडिया एंड अब्रॉड मार्केट कर रहे हैं। अभी तक हमारी कंपनी बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है। कंपनी के सारे जो प्रॉफिट्स हैं वापस कंपनी में ही चले जाते हैं, और मेरी किस्मत अच्छी है कि मैंने एक सही लड़की से शादी की थी। वो मेरा घर चलाती है, और मैं कंपनी के पैसे कंपनी में इन्वेस्ट करता रहता हूँ। और बट पैसे तो लिमिटेड हैं बूटस्ट्रैपिंग में। और इसी बीच 9-10 महीने पहले एक लार्ज ग्लोबल नेटवर्क ने हमारे ऊपर एक स्टोरी करी, और वो स्टोरी थी कि क्या हापा फूड्स बेबी फूड इंडस्ट्री में इस बड़ी कंपनी से टक्कर ले सकता है। अब मुझे पता नहीं क्या हुआ, बट उस स्टोरी के बाद मेरे ऊपर के टॉप 10 मैनेजर्स ने जॉब छोड़ दी। बाद में मुझे पता चला सबने हमारे कंपटीशन को ज्वाइन कर लिया है। नियर डेथ एक्सपीरियंस, आपके पास लिमिटेड मनी है, नॉलेज जो है इस ऊपर के 2-3 लेयर में मूव करते रहती है, और अगर अचानक से आपके ऊपर के 2-3 लेयर छोड़ के चली जाती है, तो आप क्या करेंगे? प्रॉब्लम है।
वहाँ से हमने फिर से वापस से टीम बिल्ड करी, वापस से ग्रो करना चालू किया। फिर हमें लगा कि ये सब कुछ हो रहा है पैसे के कारण, सो हम फंड रेज़ करते हैं और फंड रेज़ की इंक्वायरीज़ बहुत सारी आ रही थी। बट हमें पता था ये एक नया एक्सपेरिमेंट है, ये एक नया कैटेगरी क्रिएशन है, बहुत सारे वीसीज़ इसको समझते नहीं हैं इंडिया में। सो हम एक्टिवली फंड रेज़ नहीं करने जा रहे थे। बट सामने से इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट बिज़नेस हाउस ने रीच आउट किया और तुरंत हमारे साथ ऐसा हादसा हुआ था कि हमारे 2 लेयर ऑफ मैनेजमेंट छोड़ के जा चुके थे। तो हमने डिस्कस किया कि चलो वो पैसा ले लेते हैं और वो डिसीज़न ने ऑलमोस्ट 1 साल हमारा खाया। वो हमने टर्म शीट साइन करी, ड्यू डिलिजेंस ने 6-8 महीने लगे, बट लास्ट में कुछ क्लॉज़ ऐसे थे, जो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते थे। और जब हमने उनसे पूछा कि सर आप ये क्लॉज़ क्यों दे रहे हो? अगर आपको ये क्लॉज़ एक्सेप्ट करना है तो आप करेंगे क्या? तो उन्होंने बोला कि पंकज ये तो पेपर पे लिखने की बात है, कोई ऐसा करता थोड़ी ना है। आप एक्सेप्ट करो। और उन्होंने इंडिया के टॉप 10 स्टार्टअप्स के नाम गिना दिए हमें। परेशानी थी, पैसे भी चाहिए थे, बट हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम ये बिज़नेस को ग्रो कराएँगे, हम ये बिज़नेस इंडिया से नेक्स्ट एफएमसीजी कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। हमारी बुनियाद स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हमारे गर्दन पे वो तलवार नहीं लटकी रह सकती है किसी की। ये नहीं किया तो वो हो जाएगा, वो नहीं किया तो वो हो जाएगा। लास्ट स्टेज में आकर के हमने अपने लॉयर को 15 से 20 लाख रुपए दिए, ये बोलने के लिए कि हम डील नहीं कर रहे और हमने वो डील से वॉकआउट किया। सो आपको जान के ये हैरानी होगी कि उस एक क्लॉज़ के कारण हमने वो डील से मना कर दिया। वो डील होने से हमारे लाइफ हमारे 60% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते थे। बिज़नेस के 40% प्रॉब्लम विल स्टिल रिमेन, बट जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हमारे थे वो सॉल्व हो सकते थे। हमने वो छोड़ दिए और वो क्लॉज़, चूँकि हम इसको शूट कर रहे हैं अराउंड वुमेन्स डे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्लॉज़ क्या था। वो क्लॉज़ था कि उस बड़ी कंपनी ने हमसे कहा कि आपकी वाइफ़ हर वो इंडस्ट्री और हर वो कैटेगरी जो हमसे कॉम्पिटिशन में है, वहाँ पे काम नहीं कर सकती। हमने पूछा सर ये क्या लॉजिक है इसका? और मैंने उनसे ये पूछा कि आप तो एफएमसीजी हो, आप मुझे लिख के दे सकते हो आपकी वाइफ़ दूसरी एफएमसीजी में काम नहीं करती जो आपके बिज़नेस से कॉम्पीट करती है? तो उनका रिप्लाई था, सर हम तो एबीसी हैं, हम तो ये करते हैं। तो मैंने कहा कि आप एबीसी हैं, आप कीजिए, हम हापा फूड्स हैं, हम करेंगे जो हमें करना है और हमने मना कर दिया। वापस से हमने डिसाइड किया हम फंड रेज़ करेंगे ही नहीं। हम अच्छे से काम करेंगे, अच्छी प्रोडक्ट बनाएँगे, अच्छी मार्केटिंग करेंगे, अच्छी सर्विस अपने कस्टमर को ऑफ़र करेंगे, एक अच्छा ब्रांड बनाएँगे और एक प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस बनाएँगे। सो उसने हमें बहुत ही डिसिप्लिन रखा, उस डिसीज़न ने हमें बहुत ही डिसिप्लिन रखा। वो सारे खर्चे हम नहीं करते, बहुत ही लीन टीम है और आज के दिन में इतना बड़ा बिज़नेस जहाँ पे भी हम आ गए हैं, इस स्केल पे आकर के हमारे यहाँ 20 लोगों की टीम है। हमारे आज के दिन में मार्केटिंग की कोई टीम नहीं है। हमारे पास सेल्स में 4 लोग हैं और उस टीम ने 25 से 26 प्रोडक्ट डेवलप किए हैं। हमारे पास डेडिकेटेड एक्सपोर्ट की टीम नहीं है और 9 मुल्कों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ के रिटेल चैनल्स में हमारा प्रेज़ेंस है। अगर आप साउथ अफ्रीका जाएँगे तो वहाँ पे 5000 स्टोर से ऊपर में हापा फूड्स अवेलेबल है और वो सारे वो स्टोर्स हैं जहाँ पे दुनिया के सारे टॉप बेबी फूड ब्रांड्स अवेलेबल हैं। सो दिस इज़ समथिंग व्हिच वी आर क्रिएटिंग। कभी-कभी लगता है कि वो डिसीज़न गलत था, हमें भी ले लेना चाहिए था पैसा। फिर लगता है कि नहीं काफ़ी सही डिसीज़न था, वो डायरेक्शन तो मेंटेन रखा। वो एक लीन इंफ्रा, वो लीन मशीन का जो पैटर्न था उसको तो बरकरार रखा। जब हमने प्रोडक्ट लॉन्च करा, तो दिन के 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट, बिकॉज़ भरोसा लोगों का बिल्ड करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। स्पेशली एक मदर का भरोसा जितना जिसके पास एक 8 महीने का 10 महीने का बेबी है, उसको छूने से पहले अपने हाथ को सैनिटाइज़ करती है। उस मॉम को ये बताना कि ये प्रोडक्ट आपके बेबी के लिए सेफ है, ये बहुत-बहुत बड़ी चीज़ है। और हमें पता था कि इसमें वक़्त लगने वाला है, हमें उसके लिए कोई जल्दबाज़ी नहीं है। हमने धीरे-धीरे लोगों से बात करना चालू किया, धीरे-धीरे प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू किया। और जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, सोचता हूँ कि हमारा टर्निंग पॉइंट क्या था बिज़नेस का। तो 2 चीज़ है जो बहुत ही क्लियर होती है हमारे लिए। आई थिंक एक जो टर्निंग पॉइंट था कि जैसे-जैसे जो पेरेंट्स का नेटवर्क है, वहाँ पे हमारे वर्ड ऑफ माउथ बढ़ रहे थे। और जिस रिटेल चेन ने हमसे हमारी इक्विटी माँगी थी कंपनी में, हमारे प्रोडक्ट को शेल्फ पे रखने के लिए कि कंपनी का शेयर दोगे तो तुम्हारे प्रोडक्ट को हम अपने शेल्फ पे रखेंगे। वो कंपनी सामने से हमारे पास आई और उसने कहा कि कस्टमर हमारा अ, स्टोर पे आकर के आपका प्रोडक्ट माँगता है। आप अपने प्रोडक्ट हमारे शेल्फ पे रखो। तो एक भीतर से एक खुशी होती है राइट? कि
ये कंपनी जो हमें खड़ा नहीं करती थी, जो हमारे लड़कों को भगा देती थी बेसिकली, कि चलो जगह नहीं है हमारे शेल्फ पे। और जब हमने इंसिस्ट किया तो बोला कि कंपनी में हमें हिस्सा दे दो, ताकि हमारे पे 20-25 जो काउंटर्स हैं वहाँ पे तुम्हारा प्रोडक्ट रखेंगे। वो कंपनी ने सामने जाके बोला कि मुझे आपका प्रोडक्ट बेचना है, अपना प्रोडक्ट दे दो। और वो दिन था, वहाँ से फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वहाँ से चीज़ें दिन के 2 से 4, 4 से 10, 10 से 50 और फिर एक दिन हमारे पास एक्सपोर्ट की इंक्वायरीज़ आने लगी। हमें नहीं पता इंक्वायरीज़ साउथ अफ्रीका तक कैसे गई, कुवैत कैसे गया, मालदीव्स कैसे गए, सेशल्स कैसे गए। बट वहाँ से सामने से इंक्वायरीज़ आनी चालू हो गई कि हमने ट्राई किया है आपका प्रोडक्ट और हमें लगता है कि बहुत पोटेंशियल हमारे मुल्क में, बिकॉज़ हम सब अभी तक यूरोपियन और अमेरिकन ब्रांड इंपोर्ट कर रहे हैं। और मज़े की बात क्या है कि अमेरिकन और यूरोपियन ब्रांड्स इंडिया से फ्रूट्स खरीद के अमेरिका में प्रोसेस करके उसको इन मुल्कों में बेच रहे थे। और वहाँ से करते-करते आज के दिन में हम 8 से 9 करोड़ का ईयरली रेवेन्यू कर रहे हैं। और फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। पीपल आस्क फाउंडर्स कि व्हाट्स द सीक्रेट इंग्रीडिएंट्स, राइट? इज़ मनी दैट गिव्स यू द पावर? इज़ नॉलेज दैट गिव्स यू द पावर? व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ इट? क्या है वो चीज़? सीक्रेट सॉस क्या है? और मेरा खुद का मानना है कि आपका जो पैशन है, द डीप बिलीफ दैट यू हैव, राइट? दैट इज़ योर पावर। अगर आपके पास वो है तो आप हमेशा पॉजिटिव रहते हो। आप हमेशा अल्टरनेटिव ढूँढते रहते हो। आप हमेशा उस कोशिश में होते हो कि कैसे उसको अपने फ़ायदे के लिए अपनी कंपनी के हक में कन्वर्ट किया जाए। तो ये सबसे बड़ी पावर है। अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर हो या अगर आपको कुछ स्टार्ट करना है, तो आप और कुछ करो या ना करो, आपके अंदर वो पैशन होनी चाहिए और वो यू शुड लिव एंड डाई बाय इट। जोश टॉक इज़ अ ग्रेट प्लेटफ़ॉर्म। मतलब ये आपको अलग-अलग तरह की विचारधाराओं से अवगत करा रहा है, जहाँ पे आप फंडेड स्टार्टअप की स्टोरी सुनते हैं, हमारे जैसे बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप की स्टोरी भी सुनिए। ये आपको एक नैरेटिव बता रहे हैं कि क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल है, अवेयरनेस ग्रो करा रहे हैं, अच्छे-अच्छे अ, पर्सनैलिटीज़ को ला करके आप तक पहुँचा रहे हैं, उनकी विचारधाराओं से आपको अवगत करा रहे हैं, व्हिच इज़ सच अ ग्रेट थिंग। पुराने ज़माने में एमबीए कॉलेज में, हार्वर्ड में स्टार्टअप फाउंडर्स को बुला के उनसे लेक्चर करवाया जाता था और वो उनके लिए प्रिविलेज था। आपको आज हार्वर्ड जाने की ज़रूरत मेरे से पूछा जाए तो नहीं है। अगर आप नेटवर्किंग करना है तो ऑब्वियसली जाइए, बट वो सारी चीज़ें आपके घर पे, आपके कंप्यूटर पे अवेलेबल है। वो सारे फाउंडर जो 2 घंटा वहाँ क्लास में बोलते हैं, जो स्टॉक के प्लेटफ़ॉर्म में आके बोल रहे हैं। आप उनसे देखिए, सीखिए और आप वो पैशन ढूँढिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आप परफेक्ट होने का वेट मत कीजिए। आधे लोगों की ट्रेन इसीलिए छूट जाती है ना कि सही वक़्त, सही टाइम, सही ट्रेन आएगी तो ही चढ़ेंगे। आप प्लेटफ़ॉर्म पे हो, जो ट्रेन आ रही है बैठिए। रास्ते में जाके आप देखिए कौन-सा ट्रेन कैसा है, बेहतर नहीं है ट्रेन, अगले स्टेशन पे उतरिए, सही ट्रेन आ रहा है उसको पकड़िए। डोंट वेट फॉर द परफेक्शन, गेट स्टार्टेड।